जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस में जो फिजिक्स का है, अगर आपके पास ये बुक है खोल लीजिएगा। फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही प्यार से करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये साइंस है और साइंस का जब बात आता है तो ड्रीम डोज आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आता है। चीज़ों को हम समझेंगे और विद इन ए पीरियड ऑफ 1 आवर ये पूरा का पूरा टॉपिक हम आपके दिमाग में डालेंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है, एकदम बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से, ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन होगा आपका, ठीक है। हर एक चीज़ हमने इंक्लूड किया है, इवन जो इसमें नहीं दिया हुआ है जो आपका, वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है, जो कि आगे के क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। ये जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये इमेज देखोगे, इससे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा गया था जो स्पीडोमीटर है, ठीक है, सबको पता है। 2 क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था जो डिस्टेंस नापता है, जो दूरी नापता है, वो किससे नापा जाता है। स्पीडोमीटर भी दिया हुआ था, ओडोमीटर भी दिया हुआ था। याद रखिएगा, जो डिस्टेंस नापा जाता है वो ओडोमीटर से नापा जाता है और जो स्पीड नापा जाता है वो स्पीडोमीटर से नापा जाता है। बट स्पीड वाला पूछा गया था जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, आजकल डिजिटल भी आ गया है, पहले एनालॉग रहता था, ठीक है। तो जो स्पीड नापा जाता है वो कौन सा स्पीड नापता है, तो याद रखिएगा इंस्टेंट स्पीड, मतलब उस समय का स्पीड जिस हमें आप चला रहे हो, इंस्टेंट स्पीड नापता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर क्या नापता है, तो आपका क्या नापता है, डिस्टेंस नापता है, दूरी नापता है, ठीक है। और वो भी कैसा दूरी नापता है, विस्थापन या आपका दूरी और विस्थापन आप पढ़ोगे अब यहाँ चीज, तो याद रखिएगा आपका दूरी नापता है, विस्थापन कभी नहीं नापता। समझोगे वो सब चीज क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दरोगा, पुलिस, बीपीएससी सब में आपका काम आएगा। और जो भी क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है, चाहे आप दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो, एफआरओ हो गया, बिहार आपका जो कंपनी कमांडर हो गया, ठीक है, बिहार स्पेशल ऐसा है, उसका सबका एक ही क्लासेस कर दिया गया है और उसी में सब चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। और ये आपका बिहार पुलिस का भी क्लासेस चल रहा है, जिनका टारगेट है, आप देख चुके हैं कितने लेवल पे यहाँ सिलेक्शन होता है। एक चीज़ मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट आप लोग बोलते हो कि सर टेस्ट हमें जब फ्री टाइम हो हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो टेस्ट के लिए आपको स्पेशल आप इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप ये देखिएगा, यहाँ अगर आपको दिख जाएगा, अपना यहाँ नाम डालिएगा, ठीक है, और ये बाइलिंगुअल ही रहता है ऑलमोस्ट, इस तरीके से आपको टेस्ट आ जाएगा। यहाँ आपका टाइमर चलते रहेगा, ठीक है, अभी 1 मिनट का कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, इस तरीके से। और ये करंट पैटर्न पे है, अभी जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, बहुत ही सुंदरता से टेस्ट प्रिपेयर किया गया है रूटीन वाइज। तो जो जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे आप रूटीन कंप्लीट करते हो, टेस्ट का भी एक अलग फोल्डर बना दिया गया है, उसमें रूटीन वाइज लिंक दिया हुआ है, जैसे कि ये रूटीन नंबर 2 का है, ठीक है। तो अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हो, ठीक है, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो तो कंफर्म है आप सिलेक्शन ले रहे हो। बस करना क्या है, जितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज हम आपके लिए कर रहे हैं, वो क्या है, तो आपका नीचे लिंक होगा, स्टेटस में हर दिन बेहतरीन आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डाले जाते हैं, तो नंबर सेव करके रखिएगा व्हाट्सएप वाला, नीचे हम लिंक दे देंगे और क्वेश्चंस हर दिन देखिए, वहाँ हर एक पोस्ट वेल डिजाइन रहता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग मोशन का बात करते हैं, ठीक है, जो भी इसका पीडीएफ है ये टेलीग्राम इस ग्रुप में आपका डल जाएगा, ड्रीम डोज सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो अगर हम लोग मोशन का जब हम लोग बात करते हैं, इसमें 3 चीज, जैसे ही पहला पेज खोलोगे, ठीक है, तो आप उसमें जो 3 चीज आपको समझना है, पहला मोशन, दैट मीन्स गति क्या होता है, दूसरा विराम क्या होता है, तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जिसको हम लोग बोलते हैं संदर्भ बिंदु। हम लोग बाइलिंगुअल लेके चलेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप समझो कि मोशन क्या है। देखो मोशन, अगर मेरा ये क्या हो गया मेरे लिए, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब संदर्भ बिंदु हो गया। संदर्भ बिंदु वो बिंदु होता है जहां से किसी भी चीज को हम लोग नापते हैं। मान लीजिए हम गति में है कि नहीं है, उसके लिए एक हमें क्या चाहिए, ओरिजिन चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया। गति मतलब क्या होगा, समय के साथ मेरा पोजीशन जो है चेंज हो रहा है। मान लीजिए 1 घंटे पहले मैं यहां था और 1 घंटे के बाद मैं यहां आ गया, तो हम क्या है, हम गति में थे। 1 घंटा पहले हम गति में थे। और गति नापेंगे कैसे, गति नापेंगे कैसे, उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है, दैट मींस संदर्भ बिंदु होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि हम यहां से स्टार्ट किए थे, तो कैसे बताओगे
कि हम 1 घंटे के बाद यहाँ चले आए? बता पाओगे? तो आपको याद रखना है, चाहे हम लोग मोशन का बात करें, गति का बात करें या रेस्ट मतलब विराम का बात करें, ये दोनों जो होता है आपका सापेक्ष होता है, दैट मीन्स रिलेटिव होता है। सर बोलेगा सर रिलेटिव क्या है सर? रिलेटिव मतलब देखो, आप एक ट्रेन में बैठे हो या आप एक बस में बैठे हो, जैसे ट्रेन बड़ा मान लेते, बचपन में हम लोग सब लोग ट्रेन में ट्रेवल करते थे ना, तो ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ता था, ठीक है, जो वो आपका जो ट्रीज है, जो पेड़ है, वो पीछे जाते रहता था, ठीक है, हम लोग ट्रेन आगे बढ़ रहे, ट्री पीछे जा रहा है, तो वो जो ट्री है, ठीक है, जो ट्री है और जो आप अंदर बैठे हुए हो या कोई बाहर जो आदमी है, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म पे है, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो उस आदमी के लिए आप क्या हो? मोशन में हो। आप उस आदमी के लिए मोशन में हो। क्यों? क्योंकि वो आदमी यहां है और आप उसको क्रॉस करके आगे जा रहे हो, तो वो आदमी जो हो गया आपका क्या हो गया? संदर्भ बिंदु हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि आप उसके क्या रिलेटिव में, उसके सापेक्ष में आप क्या हो? मोशन में हो। तो उस आदमी के लिए आप क्या होगे? मोशन में होगे। वो आपके लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपके लिए, ठीक है। प्लस अगर आप उसी ट्रेन में किसी आदमी के सामने बैठे हुए हो, तो वो भी आपके साथ चल रहा है, तो क्या आप उसके लिए मोशन में हो? क्या आप उसके लिए गति में हो? तो आप नहीं हो। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका गति है, जो मोशन है, वो रिलेटिव है, वो सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका संदर्भ बिंदु या जिसको बोला जाता है उद्गम केंद्र या उद्गम बिंदु या आपका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो जो बाहर जो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, जो बाहर जो आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, संदर्भ बिंदु है। उसके लिए आप क्या हो? मोशन में हो। उसके लिए क्या हो? आप मोशन में हो। बट जो आपके साथ बैठा हुआ है ट्रेन में, ठीक है, आप उसके लिए मोशन में नहीं हो, उसके लिए आप रेस्ट में हो। तो यहां से दो चीज आप समझोगे। सबसे पहले आप ये समझोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका रेस्ट हो चाहे आपका मोशन हो, ये डिपेंड करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, पहला पॉइंट। दूसरा, आप मतलब चाहे हम रेस्ट को डिफाइन करें या हम मोशन को डिफाइन करें, मतलब रेस्ट मतलब विराम, मोशन मतलब गति, इन दोनों को डिफाइन करने के लिए, इसका परिभाषा देने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जरूरत पड़ता है। दूसरा पॉइंट आपने क्या समझा कि रेस्ट का बात करें, चाहे हम लोग किसका बात करें, मोशन का बात करें, आपका ये दोनों जो है रिलेटिव है। रिलेटिव हम लोग कब यूज करते हैं? बोलते हैं ना वो मेरा रिलेटिव है। क्यों? तो रिलेटिव मतलब किसी के कंपेयर में। तो हमेशा याद रखना, रेस्ट चाहे मोशन, ये क्या है? ये रिलेटिव में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे पेज, उसमें यही दिया हुआ है, ठीक है, कि रेस्ट क्या है, ठीक है, और आपका मोशन क्या है। तो सबसे पहले रेस्ट का बारे में यहां बात किया गया है कि जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित संदर्भ बिंदु में, ठीक है, निश्चित संदर्भ बिंदु में रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है। जैसे मैं यहां हूं, मेरे लिए मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, 1 घंटा मैंने मान लो कि मैं यहां हूं और 1 घंटे के बाद भी मैं यहां हूं और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये है। तो क्या मैं रेस्ट में हूं? मैं बिल्कुल रेस्ट में हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल रेस्ट में हूं। और अगर मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है और 1 घंटा पहले मैं यहां था और उसके बाद मैं यहां आ गया, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो है। तो मैं क्या हो गया? मोशन में हो गया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। मोशन मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में किसका? संदर्भ बिंदु के सापेक्ष में अपनी स्थिति बदलती है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ये दोनों क्या होता है? रिलेटिव होता है। क्यों रिलेटिव होता है? क्यों सापेक्ष होता है? क्योंकि इसका हम लोग कंपेयर करते हैं रेफरेंस पॉइंट से, संदर्भ पॉइंट से। अगर संदर्भ पॉइंट नहीं होगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में। क्यों सर? क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, कोई एक बाहर आदमी खड़ा है, उसके लिए आप मोशन में हो, पर जो आपके साथ बैठा हुआ है ट्रेन में, आप उसके लिए रेस्ट में हो। इसी प्रकार से एक बेहतरीन एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, आपका किसके बारे में? आपका अर्थ के बारे में। हम लोग अर्थ पे हैं। अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है? अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है? सन का चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ तो घूम रहा है, बट हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स के बहुत सारे लॉ इस पे अप्लाई होते हैं। तो देखिए, हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हम लोग रेस्ट में हैं। बट कोई आदमी अगर स्पेस में है, अर्थ हमारे लिए रेस्ट में है, विराम में है, क्योंकि हम उसी पे हैं। बट कोई आदमी स्पेस से अगर अर्थ को देख रहा है, तो उसके लिए अर्थ क्या है? मोशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
बदल गया। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। वही है कि गति सापेक्ष है, मोशन क्या है, रिलेटिव है। चलती ट्रेन में बैठा यात्री एक दूसरे के लिए विराम अवस्था में है, बिल्कुल सही है, विराम मतलब रेस्ट में है, लेकिन बाहर सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए वह वही यात्री और ट्रेन गति में है, पैर पीछे जाते हुए हमें दिखाई देता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि गति और विराम केवल संदर्भ बिंदु मुख्य बिंदु पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। और बहुत इंटरटेनिंग तरीके से बनाया गया है ताकि आपको चीजें पढ़ने में मजा आए और फिजिक्स को एंजॉय कर पाओ, साइंस को एंजॉय कर पाओ। तो पहला अगर पेज खोलोगे तो यही इसके बारे में समझाया गया है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके बारे में समझाया गया, जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही संदर्भ बिंदु बोलते हैं, आपका उद्गम बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। उसके बाद जैसे ही आप मोशन में आओगे उसके बाद आपके अंदर क्या आएगा, आप क्या करोगे। मान लो हम पहले यहाँ थे, फिर से हम यहाँ आ गए, मतलब क्या किया हमने, एक चीज कनेक्ट करते हुए जाऊंगा, हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, हमने कुछ दूरी कवर किया। अब जो हम लोग कुछ दूरी तय करते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आपका दूरी और एक होता है आपका विस्थापन। अब ये अंतर क्या है देखिए, हमेशा याद रखना विस्थापन मतलब होता है ये जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि रेड अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आपका ग्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है, और मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक ग्रीन अच्छे से। तो सबसे अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 किलोमीटर जाओ, आप मेरे पास आए, हमने आपको बोला 2 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, हमने सिर्फ ये लिख दिया, तो ये क्या है, 2 किलोमीटर सिर्फ, तो ये दूरी है। बट अगर हमने आपको कहा कि 2 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ जाओ, उत्तर जाओ, क्या मैंने बोला यहां 2 किलोमीटर, मतलब ये आपका दूरी है कि आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। बट अगर मैं आप ही कहीं से ट्रेवल करके आए और आपने दो बात कहा, आपने कहा कि हम 2 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हैं, और दूसरी बार आपने कहा कि 2 किलोमीटर हम उत्तर ट्रेवल करके आए हैं, या हमने आपको कहा कि 2 किलोमीटर जाओ। तो जब हमने आपको कहा 2 किलोमीटर जाओ तो ये 2 किलोमीटर आपका दूरी है, और अगर हमने कहा कि 2 किलोमीटर उत्तर जाओ, दैट मीन्स ये क्या है, आपका विस्थापन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। हमेशा याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें हम लोग डायरेक्शन को भी लेते हैं, इसीलिए ये जो होता है आपका क्या होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपका सदिश राशि होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो आप डिफरेंस ये समझ गए कि जो आपका विस्थापन में हम लोग डायरेक्शन भी लेते हैं। दूसरा आपको समझना है कि जो दूरी जो होता है ये एक्चुअल पाथ, अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एक्चुअल पाथ मतलब कोई भी बॉडी, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक प्लेग्राउंड है। किस चीज का प्लेग्राउंड है, किस चीज का प्लेग्राउंड है, तो ये जो है आपका प्लेग्राउंड है बास्केटबॉल का। अब मान लो आपको दूरी और विस्थापन का अंतर मैं आपको समझाता हूं। हमेशा याद रखना जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो एक्चुअल पाथ है, रियल पाथ जो आप फॉलो करोगे वो होगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल, ये मैं आपका एक घर बना देता हूं, ये है आपका हाउस और ये है आपका स्कूल। ठीक है, क्या है आपका स्कूल है। अब देखो स्कूल जाने का रास्ता सीधा नहीं है कि ठीक है मैं घर से निकलूंगा मेरा स्कूल आ गया। ठीक है, स्कूल जाने का जो रास्ता है आपका कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है जो उसने ट्रेवल किया है स्कूल जाने के लिए, ये होता है दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, बट तो सर विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमेशा याद रखना वो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता, वो सबसे छोटा रास्ता जो ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग और फाइनल के बीच में होता है उसको बोलते हैं। तो जो सीधा अगर रास्ता हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका विस्थापन होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ओरिजिन हो गया जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, डेस्टिनेशन जहां आपको जाना है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ओरिजिन और डिस्टेंस के बीच में उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बट जो एक्चुअल पाथ होगा, जो रियल पाथ होगा, जो आप फॉलो करेगा आपका बॉडी स्कूल जाने के लिए जो कर रहा है वो है आपका डिस्टेंस। यहां से कंसेप्ट निकल के आता है कि जो आपका जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, यही क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कम से कम इस सिर्फ इस वीडियो से आपके आए हुए हैं, आएंगे नहीं, आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टेंस
बाय डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स आपका जो दूरी बाय जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा दूरी बाय विस्थापन, दूरी मतलब डिस्टेंस, बाय डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके ही इक्वल होगा, हमेशा याद रखना। हो सकता है कि इसका जो एक्चुअल पाथ मैंने ये बनाया है उसका एक्चुअल पाथ ये ना हो, उसका एक्चुअल पाथ यही हो सकता है ऐसा भी। तो हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस जो होता है ये ग्रेटर देन, इससे होता है डिस्टेंस जो होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। तो ये डिस्प्लेसमेंट को नीचे लाओगे, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ लिखते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन आपका दरोगा मेंस में पूछा था या आई थिंक प्री में था 1275 का। तो हमेशा याद रखिएगा दूरी बाय विस्थापन जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, हमेशा याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो इसको एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो कैसे, देखो ये वाला आपके बुक में दिया हुआ, ये है आपका बास्केटबॉल का कोर्ट। मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, जो सबसे लंबा, अब इसको जाने का 2 रास्ता है, एक तो ये सीधा यहाँ से यहाँ आ जाए। अच्छे से ध्यान से समझना, आपको लगता होगा ना कि बहुत ही ईजी है, बट जब क्वेश्चंस हमने करवाया था मैक्सिमम लोग गलत कर गए थे। न्यूमेरिकल्स आएंगे, एकदम ध्यान से एकदम मजे से समझो, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ आपको आना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है आपको, ठीक है। इसका 2 रास्ता है, एक तो आप सीधा आ जाओगे और एक है आप ऐसे करके आओगे। तो जो यहाँ से स्टार्ट किया है, जो इस पाथ को फॉलो किया है, ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका क्या, डिस्टेंस मतलब दूरी। और दूसरा केस ये हो सकता है कि कोई डायरेक्टली यहाँ से ऐसे चला जाए या यहाँ से यहाँ चला जाए, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो लंबा रास्ता है वो है आपका डिस्टेंस, दैट मीन्स दूरी है, और जो छोटा रास्ता है, ये वाला छोटा रास्ता जो है ये है विस्थापन। समझ में आया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना। और डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अगर लिखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अपना ओरिजिनल पे। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि जो डिस्टेंस है गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ का कुल लंबाई क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। राशि क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको समझाया। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते। 2 किलोमीटर जाओ तो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर डायरेक्शन नहीं बता रहे, तो ये स्केलर है। दैट मीन्स केवल इसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। जैसे कि 2 किलोमीटर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन नहीं लिखते। तीसरा याद रखिएगा, जो डिस्टेंस जो है ये कभी शून्य या ये कभी, देखो डिस्टेंस ना ही कभी 0 होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा। देखो हमने यहाँ लिखा है, या कभी शून्य नेगेटिव नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। कभी ये शून्य भी नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। बट अगर इसका हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो ये शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो विस्थापन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपका 0 भी हो सकता है। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और 0 भी। तो मैं दिखाऊंगा 0 भी कैसे हो सकता है, पॉजिटिव तो आप समझ ही गए, ठीक है, जो पाथ को फॉलो करेगा। तो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव कैसे कैसे हो सकता है हम उसको भी समझेंगे, ठीक है। और दोनों का जो यूनिट है हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट दोनों का मीटर ही होता है। इसका परिभाषा क्या है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि ये आपका नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आपका कभी शून्य नहीं हो सकता है, डिस्टेंस जो है आपका शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप कभी बोलोगे कि 0 किलोमीटर हम चल के आए हैं, बोलोगे 0 किलोमीटर हम चल के आए, हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बट ये जो है आपका शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बोलोगे कैसे, देखो जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, यहाँ भी मैं आपको एग्जांपल से बहुत ही बेहतरीन से मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो देखो ये वाला देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको बोला कि 2 किलोमीटर, ठीक है, आपको पूरब जाना है, ठीक है, पूरब जाना है।
कि यहाँ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट आपने क्या किया, 2 किलोमीटर पूरब जाने के जगह आप पश्चिम चल गए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट आपको जाना था, आप मान लीजिए कि आप वेस्ट में चल गए तो अपोजिट चले गए ना, तो यहाँ डायरेक्शन के कारण क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। तो याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, जो विस्थापन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन का बात किया है। 2 किलोमीटर ईस्ट जाना था पर 2 किलोमीटर वेस्ट अगर आप निकल गए तो, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें तो ये नहीं है ना कि सिर्फ 2 किलोमीटर चलो, हमने आपको बोला 2 किलोमीटर ईस्ट जाओ, बट आप 2 किलोमीटर वेस्ट अगर चल गए, ऑपोजिट अगर चले गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब डायरेक्शन के कारण ये क्या हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बट उसमें तो ऐसा केस नहीं है। दूसरा आपको ये समझना है कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, पर ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे कि देखो, ये जो आपका क्या है, एक वृत्त पथ है, डेट मीन्स गोलाकार पथ है। मान लीजिए अगर मैं बोलूंगा कि यहां से आपने स्टार्ट किया ऐसे करके, ठीक है, और फिर से आप यहीं आ गए, ठीक है, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दूरी कितना आपने ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे सर इसका जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस, 2πr हमने ट्रेवल किया, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। अगर मैं बोलूंगा कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आपने किया, तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपने कितना किया, तो आप बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि आपने यहां से स्टार्ट किया और घूम फिर के फिर से यहीं आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन किसका, फाइनल और इनिशियल का बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो फाइनल और इनिशियल, इसमें क्या है, यहां से हम स्टार्ट हुए और फिर से हमने यहां आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, विस्थापन जो होगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस को नापता है। यहाँ फाइनल और इनिशियल सेम है, फाइनल और इनिशियल सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और ये 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक वृत्तकार पे घूम रहा है और जहां से वो स्टार्ट किया था फिर से वहां आ जाएगा, तो फाइनल और इनिशियल जो है वो तो 0 हो जाएगा, उसने तो क्या किया, कुछ ट्रेवल ही नहीं किया। तो यहां से आपका ये समझना है, यदि आप एक वृत्तकार पथ का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाए, तो तय की गई दूरी 2πr हो जाएगा और विस्थापन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, यहाँ कोई इसके बीच में आपका डिफरेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझा किसके बारे में, सबसे पहले आपने गति के बारे में समझा, गति से क्या हुआ, आप कुछ दूर आप चले, तो चलने पे आप जब दूरी तय किया तो दूरी से आपने दूरी और विस्थापन के बारे में आपने पढ़ा। कुछ चीज आपको यहाँ और समझना है, बहुत ही प्यार से मैं समझा रहा हूँ, बस सुनते हुए चलेगा। तो ये स्लाइड आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ जो कंपेयर किया गया है, ठीक है, देखिए सबसे पहले ये कैसा है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसा है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड होगा, डेट मीन इसमें सिर्फ परिमाप होगा, डेट मीन सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जैसे कि 2 किलोमीटर लिख देते हैं, और इसमें क्या होगा, वेक्टर है, डेट मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, परिमाप प्लस आपका डायरेक्शन दोनों होगा, तो 2 किलोमीटर प्लस हम ईस्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी आपने सुना है कि 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर जाओगे तो पॉजिटिव में ही ना जाओगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर इधर चल जाओ, 2 किलोमीटर कहीं भी चल जाओ, वो आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। हमेशा याद रखना, जो दूरी इक्वल टू विस्थापन हो सकता है, दूरी इक्वल टू विस्थापन भी हो सकता है, मैंने आपको समझाया, और दूरी जो है आपका ग्रेटर देन विस्थापन भी हो सकता है। तो यहां से हमें ये समझना है, ठीक है, यहां से हमें ये समझना है कि आपका दूरी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बाय, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा, मतलब दूरी बाय अगर विस्थापन लिखते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, और ये आपका मैंने बता दिया विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो पहला 2 कंसेप्ट आपका क्लियर, आप देख लीजिएगा, तो यही चीज आपका समझाया गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक इसको हम लोग पहले भी कर सकते थे, एक आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, ठीक है, मेरा यहाँ कार है, ठीक है, 9 बजे हमने यहाँ से हमने कोई ट्रेवल नहीं किया, 9 बज रहा है, ठीक है, 9:15 पे हमने क्या किया, 10 मीटर यहाँ आ गया, 10 मीटर हमने ट्रेवल किया, फिर से
9:30 पे क्या हो गया, हमने 20 मीटर ट्रेवल किया। मतलब हमारा यहाँ ये समझ में आ रहा है कि एक समान जो गति मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ हमने ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ हमने ट्रेवल किया 10 मीटर, कितने टाइम में ट्रेवल किया, 15 मिनट में, ठीक है। फिर से यहाँ हमने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, कितने टाइम में, 15 मिनट में। तो 15-15 मिनट में क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे थे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। समझ में आया, मतलब एक समय में एक समान का दूरी हम लोग तय। तो 10 मीटर यहाँ 15 मिनट में, 10 मीटर 15 मिनट में। तो जब हम लोग समान समय के अंतराल में समान दूरी तय करते हैं तो इस दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में होता है, या क्या है, इसको अगर आप मैं समझाना चाहूँ तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहोगे, हम ऐसे आगे ये ग्राफ भी करेंगे तो याद रखना। तो जो ये एक समान गति क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कब, जब समान समय अंतराल में समान दूरी हम लोग तय करेंगे तब क्या होगा, हमारी यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे कि देखो इसका ग्राफ जो बनाओगे वो इस तरीके से बनेगा। किसका ग्राफ, आपका दूरी समय का, दूरी हमेशा यहाँ लेते हैं और टाइम हम लोग यहाँ लेते हैं। तो ये क्या है, देखो दूरी समय से हमें क्या निकलता है, दूरी और समय का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्या निकलता है, अरे बताओ, स्पीड निकलता है, ठीक है, चाल निकलता है, हम आगे देखेंगे। और उसका जो ग्राफ आएगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल आप कह सकते हो, एक समान चाल का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मान लो पहला 1 किलोमीटर में वो 1 आवर में 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है, दूसरा आवर में फिर से 2 किलोमीटर करता है, फिर से तीसरा आवर में 3 किलोमीटर। तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका, तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म स्पीड का एक समान चाल का जो होता है आपका स्टेट इस तरीके से ये बनाने आता है, और नहीं तो चूज करने आता है 4 ऑप्शन में, ठीक है। असमान क्या होगा, असमान गति क्या होगा, सिंपल सी बात है, पहले यहाँ 0 था, ठीक है, तो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। समान समय के अंतराल में समान दूरी वो तय नहीं करेगा। जैसे कि देखो ये 0 था, ये 15 था, ठीक है, तो 0 से 15 गया, ठीक है, कितना, 15 मिनट में आपका 12 मीटर कवर किया। फिर से देखो, ये देखो 6 7, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, 7 मीटर, ये 12 मीटर है ना, 7 तो 7 8 9 12 मीटर, तो 12 मीटर फिर से 15 मिनट में किया। तो यहाँ से यहाँ 15 मिनट 12 मीटर ट्रेवल किया, कितना, 15 मिनट में। फिर से यहाँ 15 मिनट में कितना उसको करना चाहिए था, 12 मिनट, पर ये कितना किया है, 7 मीटर किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जीवन में हम लोग नॉर्मली अगर बाइक चलाए, कार चलाते हैं, तो वो कैसा होता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म होता है। हम कभी भी सड़क पे चलते हैं या घर से कहीं निकलते हैं तो मेनली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, असमान गति आपका होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का अगर आपको ग्राफ बनाने दे दिया जाएगा या एक समान गति का, स्पीड का, ठीक है, एक समान आपका चाल का, तो आपको इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ हम आगे भी अभी डील करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है कि ठीक है, अब जो आपका कंसेप्ट आपको समझना है वो है वेलोसिटी एंड स्पीड का। वेलोसिटी मतलब होता है वेग, स्पीड मतलब होता है आपका, क्या होता है, स्पीड मतलब होता है आपका वेलोसिटी, हिंदी इंग्लिश कर दे रहा हूँ पहले ताकि आप इजीली समझ पाओ। वेलोसिटी मतलब वेग और स्पीड मतलब आपका चाल। अब देखो स्पीड को हमेशा याद रखना, ये जो होता है डिस्टेंस से इसको हम लोग नापते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम अगर हम लोग करते हैं, दैट मीन्स दूरी बाय टाइम अगर हम लोग करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मतलब चाल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, मतलब दूरी बाय समय। तो यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस जैसे क्या था, ये आपका स्केलर क्वांटिटी था, ठीक है, उसी प्रकार से आपका चाल भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, दैट मीन्स अदिश राशि होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं विस्थापन बाय समय, दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट जो था आपका वेक्टर क्वांटिटी था, सदिश राशि था, दैट मीन्स आपका वेलोसिटी जो है आपका सदिश राशि है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेग तो विस्थापन बाय समय, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अच्छे से याद रखना। तो जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जैसे कि स्केलर है तो ये भी स्केलर हो गया, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो गया।
और समय का याद रखिएगा, समय एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समय हमेशा चलते रहता है, समय हमेशा चलते रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो वेलोसिटी और ये था। अब देखो इसका सूत्र क्या है, तो s/t दूरी बाई समय है, और इसका क्या है, विस्थापन बाई समय है। ठीक है, इसका औसत चाल क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको औसत चाल निकालना है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपका एवरेज अगर स्पीड अगर आपको निकालना है तो टोटल डिस्टेंस आपने जितना ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब तय की गई कुल दूरी बाय लिया गया कुल समय। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर। देखो जो स्पीड है इसका यूनिट बहुत सारा चीज हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, बट यहाँ SI यूनिट अगर पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड होगा, याद रखिएगा। और इसका क्या होगा, विस्थापन बाय समय होगा अगर वेग निकालना है, और औसत वेग, क्योंकि ये क्या है, यहाँ आपका यदि u प्लस भी, u मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v मतलब क्या होता है, फाइनल वेग। ठीक है, तो यदि वेग समान दर है, जैसे मैंने पीछे बताया था, वेग अगर समान दर है तो u प्लस भी बाई 2 करोगे, तभी भी आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, आपको याद रखना। ठीक है, इसका भी मीटर ये होता है। तो यहाँ तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, स्पीड जो स्केलर है और वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, आपको याद रखना। तो ये था स्पीड, ये था वेलोसिटी। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो आपका स्पीड है, ठीक है, क्या ये छोटा होगा वेलोसिटी से, क्या ये बड़ा होगा वेलोसिटी से, क्या होगा, तो याद रखिएगा डिस्टेंस है यहाँ, डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो इससे हम को रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका जो स्पीड है, स्पीड का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है A से B तक आपको ट्रेवल करना है, तो जो लंबा डिस्टेंस होगा वो कौन ट्रेवल करेगा, स्पीड करेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और जो छोटा जो होगा वो क्या होगा, आपका विस्थापन होगा, जो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डेट मीन्स स्पीड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमेशा स्पीड का वैल्यू जो होगा आपका वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, अभी समझ में आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होता है। तो ये स्लाइड भी आप समझ गए होंगे। एक एक कंसेप्ट में क्लियर करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए जैसे कि स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एकदम ग्राफ जो आपका ये जो आपका PDF प्रिपेयर किया गया NCERT का, इसी तरीके से बहुत सुंदरता से। ठीक है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए तो ये क्या है, स्केलर है, केवल इसमें परिमाण होता है। ठीक है, ये शून्य या धनात्मक नहीं हो सकता, मतलब जो आपका स्पीड जो है, आप बोलोगे स्पीड कि स्पीड क्या है, शून्य या धनात्मक, कभी मतलब ये जो होगा हमें शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। स्पीड 0 हो सकता है, आप रुके हुए हो तो आप स्पीड आपका 0 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, अगर जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, वैल्यू से स्पीड से जाना है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। बट यहाँ देखिए ये क्या है, इसमें क्या होता है, परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि वेक्टर है वेलोसिटी, ये आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पे डिपेंड करता है। ऐसा पढ़ो कि आगे वाले को भी समझा पाओगे। ठीक है, ये सब आप क्लास 9 के आपके घर के बच्चे होंगे तो उसको समझा पाओगे कि धनात्मक क्यों हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक क्यों हो सकता है, ठीक है, और शून्य क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पे डिपेंड करता है, और विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। दोनों का ये मीटर पर सेकेंड होता है और मीटर पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ कर्व है जो हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि अगर आपको ड्रॉ 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको बोला जाता है कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ करो, मतलब दूरी और समय का एक ऐसा ग्राफ बनाओ, ठीक है, जिसमें बॉडी जो है रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ। तो ये देखो सबसे पहले याद रखना, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब दूरी समय का ग्राफ क्या आपको देता है। अगर मैं आपको पूछूं कि समय दूरी का ग्राफ आपको क्या देता है, तो आप बोलोगे सर ये स्पीड देता है। और यही क्वेश्चन में बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट दैट मींस विस्थापन और समय का ग्राफ आपको क्या देता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी देता है, दैट मींस वेग देता है। अच्छे से समझ के रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्पीड देता है, दूरी और समय का जो ग्राफ है स्पीड देता है, चाल देता है, और डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो है आपका वेलोसिटी देता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां जो दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसके जगह आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी दे सकता है, बट समझाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो है आपका समय बढ़ रहा है, ठीक है, और ये समय है और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो मान लो ये डिस्टेंस में यहाँ 0 लेता हूँ, यहाँ 1 लेता हूँ, यहाँ 2 लेता हूँ, यहाँ 3 लेता हूँ, देखो, और समय 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो देखो समय बढ़ रहा है, पर जो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ रुका हुआ है, मतलब इससे आगे जा ही नहीं रहा है, 3 ही किलोमीटर पे रुका हुआ है, पर टाइम जो है बढ़ते जा रहा है। पहला मतलब मान लो कि पहला आवर में, दूसरा आवर में, तीसरा आवर में, चौथा आवर में। तो ये जो ग्राफ है आपको क्या शो कर रहा है, वस्तु विराम में है। तो वस्तु जब भी विराम में होगा, याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है, जो आपका उसमें जो लाइन होगा वो पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी वस्तु विराम में है, जब भी बॉडी जो है रेस्ट में है, और उसका अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा उसमें वो क्या होगा, जो लाइन जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या है, ये जो आपको ग्राफ है, बॉडी जो है रेस्ट में है, आपका विराम में है, आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। दूरी समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है, आपका स्पीड मिलता है। अब देखो ये क्या है, आपका एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल समय में, मतलब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि देखो पहला 1 आवर में, ये आवर में ले लेता हूं, ये 2 आवर में ले लेता हूं, ठीक है। तो पहला 1 आवर में वो 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगला 1 घंटे मतलब दूसरा आवर में पहुंचा तो फिर से वो 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम जो होता है, ये क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म स्पीड होता है। और हमेशा याद रखना जब भी यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है, उसका जो आपका जो लाइन होगा वो इस तरीके से स्ट्रेट जाता है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, पहला 1 घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरा 1 घंटे में 1 किलोमीटर। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक हो सकता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब मान लो हम यहाँ 1 आवर हो गया, ये फिर से यहाँ ये 2 आवर हो गया, फिर से ये 3 आवर हो गया। अब देखो पहला में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद दूसरा में ये 3 किलोमीटर पे आ गया, फिर से ये क्या हो गया, ये 6 में आ गया। तो पहला 1 में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया था, फिर 1 से 2 आवर जब गया, मतलब अगला 1 घंटा में डायरेक्टली 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर से 2 से 3 अगला 1 घंटे में क्या क्या लिया, फिर डायरेक्टली 3 कर लिया। तो यहाँ क्या है, हमेशा याद रखना जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, जब असमान आपका क्या होगा, आपका चाल होगा, तो कर्व आता है। कर्व याद रखना, इसका वक्र रेखा आएगा, कर्व लाइन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, कि जब असमान चाल होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, समय दूरी का जो ग्राफ कैसा होगा, तो आपका कर्व होगा। जब आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलता है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, तो आपका स्ट्रेट स्लोप लाइन होगा, ठीक है। और अगर आपका जो बॉडी जो है रेस्ट में होगा, तो उसमें आपका क्या होगा, तो एक सीधी रेखा होगा जो कि पैरेलल होगा आपका एक्स एक्सिस के या आपके टाइम एक्सिस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या समय बढ़ने पर भी दूरी में कोई बदलाव नहीं है, बॉडी रेस्ट में है। व्याख्या दूरी समय का क्या है, आपका प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दूरी भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, समय समान समय में असमान दूरी ये ट्रेवल करता है, जो मैंने बताया। पहले 1 घंटा में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरा 1 घंटा में डायरेक्टली 2 किलोमीटर कर लिया, फिर तीसरा 1 घंटा में क्या किया, डायरेक्टली 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। तो ये सब चीज एकदम अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे हमें स्पीड के बारे में पता चलता है, ठीक है, समझ में आया। और यही है, आप बोलोगे सर आपने मुझे बता तो दिया कि डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, इससे हमें स्पीड के बारे में पता चलता है, बट आप ये कैसे कह रहे हो। तो देखो अगर आपको स्पीड निकालना है, तो देखो यहां से यहां मान लो ये 1 आवर है, ठीक है, और यहां से यहां क्या है, ये 1 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ग्राफ से मुझे स्पीड निकाल के दिखाओ, ये आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया, तो मुझे आप स्पीड नहीं निकाल दोगे, बिल्कुल। यहां से यहां देखो, यहां से यहां क्या है, स्पीड, ठीक है, टाइम है, सॉरी, यहां से यहां टाइम है, कितना लिया, 0 से 1 घंटा, तो यहां टाइम आ गया आपका 1 आवर।
और इस 1 आवर में कितना उसने ट्रेवल किया है, तो बोलोगे सर 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर लिया है, टाइम भी 1 लिया है, तो स्पीड कितना आ गया इसका 1 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, बाकी इसके लिए तो आपका अलग अलग हो जाएगा, फिर एवरेज स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते, थोड़ा हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये लगे। बाकी वो स्पीडोमीटर वाला आपका दिया हुआ था जो मैंने पहले बताया, जो आपका जो भी बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, उसमें 2 चीज होता है। एक तो होता है स्पीडोमीटर, जैसे आप स्पीड करते हो, जैसे बाइक करते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेट किया, ठीक है। तो मीटर, ये जो आपका स्पीडोमीटर ऐसे भागता है, तो वो पूछा जाता है कौन सा स्पीड दिखाता है, तो उस समय का स्पीड दिखाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, याद रखना, ठीक है। एवरेज स्पीड नहीं दिखाता है वो। दूसरा होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या दिखाता है, जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, विस्थापन नहीं, दूरी, टोटल दूरी जो आपने तय किया है वो किससे नापा जाता है, वो आपका ओडोमीटर से। तो ये ओडोमीटर, कार का ओडोमीटर केवल दूरी, वास्तविक यात्रा पथ मापता है, विस्थापन नहीं। देखिए कितने अच्छे से मैंने यहां सजा के रख दिया है कि जो ओडोमीटर है वो दूरी नापता है, आपका विस्थापन नहीं नापता है, ठीक है। ये वही बताया हुआ है कि ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी समझाया कि हमेशा दूरी जो है बड़ा होता है किससे, आपका विस्थापन से। हमने ये भी आपको समझाया कि जो चाल जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे, वेग से। चाल मतलब स्पीड, वेग मतलब वेलोसिटी। तो वही लिखा हुआ है, जब आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, घुमावदार रास्ते के कारण दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। समझ गया, क्योंकि देखो घर अगर आपको जाना है, ये आपका ये आपका ये, तो आप ऐसे 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 मतलब कहीं से इस तरीके से आप पहुंचोगे स्कूल, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपका ये है। तो इससे हमें जितना भी हमने आपको समझाया कि जैसे कि विस्थापन जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, छोटा हो सकता है या इक्वल टू आपका दूरी हो सकता है, ठीक है। और हमने आपको ये भी समझा, मैंने उल्टा आपको बताया अभी, ठीक है। हमने आपको ये भी बताया कि जो चाल जो होता है आपका, स्पीड जो होता है हमेशा किससे बड़ा होता है, आपका वेलोसिटी, वेग से बड़ा होता है। तो यही है कि यही कारण है कि आपका चाल का मान हमेशा आपके वेग से के मान से अधिक होगा। आप पूछोगे सर, कोई पूछ देगा क्यों, तो आप बोलोगे सर ने समझाया है कि जो आपका जो चाल जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है, और दूरी हमेशा जो होता है विस्थापन से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो विस्थापन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एक एक कंसेप्ट में क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब देखो, आपने स्पीड भी पढ़ लिया, ठीक है, वेलोसिटी भी पढ़ लिया। स्पीड मतलब, फिर से बता देता हूं, चाल, वेलोसिटी मतलब वेग। अब देखो, अगर आप जैसे बाइक से जा रहे हो, ठीक है, एक स्पीड से जा रहे हो या मान लो एक वेलोसिटी से जा रहे हो, और जैसे ही एक्सेलरेट करते हो तो क्या करते हो, एकदम स्पीड चला, पिछला आप कोई भी आपका स्पीड हो, एक्सेलरेट जैसे आपने दिया, स्पीड आपका बढ़ गया, तो एक्सेलरेट बोलते हैं ना, एक्सेलरेशन दो और एक्सेलरेट दो, बोलते हैं ना, ये एक्सेलरेट और करो, ठीक है, एक्सेलरेटर और दो, एक्सेलरेटर और दो, बोलते हैं ना, अरे कार में चाहे बाइक में पूरा घुमा देते हैं कभी कभी। तो जो वही उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां है कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, क्या है एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है। तो वेग में जो परिवर्तन होगा, मान लीजिए पहले आप किसी एक वेग से जा रहे थे, कौन सा वेग से, 5 किलोमीटर पर आवर से आप जा रहे थे, फिर आपका दोस्त ने क्या बोला, अरे स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, अरे एक के बार आपने स्पीड बढ़ाया, 5 से आप सीधा चल गए 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपका 5 पे था, डायरेक्टली आपका 10 पे चला गया। बाकी ये कम है बट मैं समझाने के लिए। तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेग में, अब ये याद रखना, यहां हम लोग वेलोसिटी का यूज करेंगे, वेग बोलेंगे, चाल नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्पीड नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ये आपका याद रखिएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग स्पीड नहीं लेंगे, हम लोग वेलोसिटी लेंगे। तो आपका जो ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन जो है, याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। मतलब वेग में जो चेंज आया है समय के हिसाब से, ठीक है, उसको हम लोग वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखो, जैसे कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो मान लो 10 किलोमीटर है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया। इनिशियल पहले वाला क्या था, तो ये 5 था, ठीक है। समय आपका कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, तो मैं समय को t ले लेता हूं, तो ये जो आपका निकलेगा, ठीक है,
ये जो आपका निकलेगा ये आपका एक्सेलरेशन निकलेगा। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, समय के साथ जो आपका वेग में जो चेंज आता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन भी क्या है, तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन भी क्या है, तो एक आपका वेक्टर क्वांटिटी। देखो तो यही लिखा हुआ है, प्रति इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और ये क्या है आपका वेक्टर है। और ये क्या है, ए लिखा हमने एक्सेलरेशन। भी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन देने के बाद जो आपका स्पीड बढ़ा है वो। यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, जो आपका प्रारंभिक वेग था, ठीक है। और टी क्या है आपका टाइम है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब बेसिक है, आपको डायमेंशन भी निकालने आना चाहिए। अगर आपको पूछेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो आपको याद रखना एम को लिखते हैं हम लोग एल, टी को लिखते हैं हम लोग टाइम को लिखते हैं टी से, तो एल टी माइनस 2 ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में आप पढ़ोगे क्लास 12 के एनसीईआरटी में। तो इसका डायमेंशन क्या है एक्सेलरेशन का, एल टी माइनस 2। तो एक्सेलरेशन क्लियर, आपका जो भी पहले वाला वेलोसिटी था आपने एक्सेलरेशन दिया, उससे क्या आ गया आपका गाड़ी एक्सेलरेट हो गया। तो ये जो है आपका एक्सेलरेशन दिखाता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखाता है, जो वेग में जो चेंज होता है आपका समय के हिसाब से, समय के दर के हिसाब से, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन आपका कई प्रकार का हो सकता है। यहां से क्वेश्चन आया था ग्राफ का बनाने के लिए। अब देखो एक्सेलरेशन आपको कैसा कैसा हो सकता है। पहला तो आपको पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब क्या, कोई पॉजिटिव है मतलब कोई चीज बढ़ा है। तो मान लीजिए आपने एक्सेलरेशन दिया, पहले 5 किलोमीटर के हिसाब से जा रहे थे और अभी उसी डायरेक्शन में आप 10 किलोमीटर के हिसाब से जाने लगे, जैसे आपने एक्सेलरेशन दिया, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट मीन्स धनात्मक आपका त्वरण। जैसे कि यदि वेग समय के साथ बढ़ता है, त्वरण गति की दिशा में जाता है। सिंपल, जो कि मैंने अभी बताया कि पहले 5 किलोमीटर के हिसाब से था, जैसे ही आपने एक्सेलरेशन दिया 10 किलोमीटर के हिसाब से उसी दिशा में आप जाने लगे। ये ध्यान देना, उसी दिशा में मैं बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। और वेक्टर में दिशा को भी लेना होता है, ठीक है। देखो जैसे कि बस स्टैंड से छूटती हुई बस जो तेजी से रफ्तार पकड़ती है, तो रफ्तार पहले तो बस क्या था, रुका हुआ था, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो गया और फाइनल वेग को हम लोग लेते हैं v। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और यहाँ जो फाइनल होगा, हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, आपका धनात्मक त्वरण होगा, उसमें फाइनल जो वेलोसिटी है, ठीक है, अंतिम जो वेग है एक्सेलरेशन देने के बाद, जैसे 5 किलोमीटर था पहले, बाद में 10 किलोमीटर हो गया, तो 10 किलोमीटर जो फाइनल वेग होगा वो हमेशा इनिशियल वेग से ज्यादा होगा। इसीलिए देखो v यहां ग्रेटर देन u लिखा है। v क्या है आपका अंतिम वेग, ठीक है, और u क्या है आपका प्रारंभिक वेग। अब एक होता है, इसका आपको ग्राफ भी बनाने आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिटार्डेशन। इसका ग्राफ बनाने आया था, इसका ग्राफ ऐसे होता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, दूरी और समय का जो ग्राफ देता है, वो क्या देता है आपको, स्पीड देता है, ठीक है। उसी प्रकार से वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी होता है ना, dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होगा समय के साथ, वेलोसिटी में, अरे यही ना कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है समय के साथ, ठीक है। तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेग और समय का जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है, याद रखिएगा। और रिटार्डेशन का जो होगा ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि ये घटता है। देखो इसका आप समझो, ये ग्राफ है रिटार्डेशन का, मैं समझाता हूं। देखो आप वही स्पीड से जा रहे थे, 5 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर। अब मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर से जा रहे हो, सामने को एक बच्चा आ गया, या बकरी का बच्चा आ गया, आदमी का बच्चा आ गया, आपने डायरेक्टली स्पीड अपना कम किया, गियर चेंज किया, ठीक है, गियर खड़ा चेंज किया, आपका स्पीड डाउन। मतलब क्या हुआ, आप पहले कुछ हाई स्पीड से जा रहे थे, 10 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है, पर आवर से, सामने बच्चा आया, आपने डायरेक्टली चेंज किया और 2 किलोमीटर पर आवर के गियर नंबर 1 में आप पहुंच गए। तो 10 किलोमीटर से था, 2 किलोमीटर में आ गया, मतलब आपने वेलोसिटी डिक्रीज कर लिया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, मंदन हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण, मंदन या रिटार्डेशन। हमेशा यहां याद रखोगे, जो आपका फाइनल वेलोसिटी होगा यहां ये कम हो जाएगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो प्रारंभिक वेग था, यहां ज्यादा होगा, क्योंकि 10 किलोमीटर हिसाब से जा रहे थे, आगे कोई आ गया, आपने ब्रेक लगाया, गियर डाउन, और आप 2 किलोमीटर
पर आवर पे आ गए। इसीलिए यहाँ एक्सेलरेशन जो निकाला गया है, यहाँ देखोगे यहाँ प्रारंभिक वेग को ज्यादा लिया गया है, ठीक है, और अंतिम वेग को कम लिया गया, तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका ये नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? सिंपल सी बात है, v यहाँ क्या है 2 किलोमीटर है, ठीक है, और ये क्या है आपका 10 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई समय होगा तो क्या आएगा माइनस ही ना आएगा, माइनस 8/t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन जो निकाला जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग, तो यहां से आप ये समझ गए। ये तो हो गया रिटार्डेशन का, और रिटार्डेशन का ऐसा आता है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा ऐसा, और रिटार्डेशन का गिरता हुआ। ये बढ़ता हुआ क्यों है, आगे में अभी ग्राफ आपको मिलेगा। देखो समय, ये नीचे वाला समय होता है, ये ऊपर वाला वेलोसिटी। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देखो ये समय बढ़ रहा है, इसका आपका ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब आपका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। बट इसमें देखो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है ये घट रहा है, नीचे आ रहा है, डेट मीन्स इसमें वेलोसिटी घट रहा है। तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी घटता है और समय के साथ वेलोसिटी घटता है, और आपका एक्सेलरेशन में समय के साथ वेलोसिटी आपका बढ़ता है, ठीक है। अब एक होता है आपका एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या है, जैसे कि देखो हमारा गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो किस एक्सेलरेशन से आता है, वो फिक्स होता है, वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये एक समान आपका त्वरण हो गया। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं हम आगे भी डील करेंगे। तो क्या होगा, यदि वेग समान समय के अंतरालों की समान मात्रा में बदलता है, ठीक है, डेट मीन्स क्या है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका वेलोसिटी है वो अगर कांस्टेंट है, डेट मीन्स dv/dt, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, dv/dt कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में जो चेंज, जो टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है। 9.8 मीटर पर सेकंड से कोई चीज गिरता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। यहाँ क्या है, अर्थ पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो होता है वो ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका ये याद रखना, ये है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, एक बार यहां देख लो। देखो पॉजिटिव में क्या होगा, वेग की दिशा में त्वरण लगे और वेग बढ़ता है, ये क्या हो गया, जैसे कि इसका ग्राफ होगा ऐसा, ठीक है, ये हो गया समय, ये हो गया आपका वेग, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ठीक है, इसका वेग भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये हो गया इसका। जीरो में क्या होगा, तो जीरो में तो सिंपल सी बात है, जीरो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, वेलोसिटी सिंपल आपका मान लो ये बस एक ही वेलोसिटी पे, समय कितना है, ठीक है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, पर जो आपका ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी बस आपका ये यहीं पर आ हुआ है, यहीं पर आ हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है। तो जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छे से याद रखना ये सब चीज। तो इसमें क्या है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, 2 मीटर हर 1 घंटा में 2 मीटर पर सेकेंड के स्टेप से ही जा रहा है। मैंने स्टार्ट किया 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसमें मतलब कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, एक समान, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मतलब हर 1 सेकेंड में आपका क्या हो रहा है, 1-1 मीटर पर सेकेंड वो बढ़ते जा रहा है उसका वेलोसिटी। तो मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया, मतलब समान जो उसका जो वेग है समान तरीके से वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका निगेटिव एक्सेलरेशन, वेग की विपरीत दिशा में त्वरण लगे वेग घटे। इसमें 2 चीज हो सकता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में, एक तो जिस दिशा में जाना था उस दिशा में नहीं जा रहा है, दूसरे दिशा में जा रहा है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, वेग घटेगा, 5 4 3 2 ब्रेक आपने लगाया था। तो ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका जीरो। नेगेटिव कब होगा, जब वेलोसिटी घटने लगेगा तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा,
या डायरेक्शन उल्टा जाएगा तब क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या उसी को रिटार्डेशन। जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा और एक ही वेग से आप जा रहे हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जब आपका वेलोसिटी में वेग में चेंज आएगा, बट वो चेंज जो है आपका किस टाइप का चेंज है, वो आपका यूनिफॉर्म चेंज है वेलोसिटी में, एक समान का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है समय के साथ। समझ गए होंगे ये चीज, ठीक है। एक बार और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो हमने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हमें, ठीक है, वो हमें देता है क्या, वो देता है हमें एक्सेलरेशन या हमें वो देता है आपका त्वरण देता है, एक्सेलरेशन या हमें त्वरण देता है। अब देखो, ये देखो इसमें है वेलोसिटी बाय टाइम। अब मान लो कि ये जो है आपका क्या है, टाइम के साथ यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 3 किलोमीटर पे वो अटक गया है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ जा रहा है। 3 किलोमीटर यहाँ है, ये मान लीजिए 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, 4, हर घंटे में कोई चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, बस वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, dv बाई dt, वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेग स्थिर रहता है, अर्थात समय के साथ वेग में कोई बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब देखो यहाँ देखो, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या है, वेग समान दर से बढ़ता है, अर्थात समय के साथ वेग बढ़ता जाता है। जैसे कि देखो यहाँ 1 2 3 4, ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और ये 4 आवर। पहले में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे में 2 किलोमीटर किया, तीसरे में 3 किलोमीटर किया और चौथे में 4 किलोमीटर। तो समान गति से वो बढ़ रहा है एकदम, ठीक है। पहला 1 किलोमीटर में आपका क्या क्या, मतलब जैसे कि देखो 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक आवर में जो वो बढ़ रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, फिर 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर से गया, फिर अगले में 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, समान मतलब वेग जो है समान दर से आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो इसको जस्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहला आवर में इतना था, दूसरे आवर में इतना था, तीसरे आवर में इतना था, चौथे आवर में, मतलब समय के साथ इसका वेलोसिटी घट रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। जैसे आपने बाइक 10 किलोमीटर पे था, आप क्या कर दिए, पहले 5 पे लाए, फिर 3 पे लाए, फिर 2 पे लाए, तो इस तरीके से, तो ये जो हो गया। तो याद रखिएगा, जो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का क्या होता है, नीचे की ओर झुकी हुई सीधा रेखा होता है, ठीक है। ऊपर की ओर झुकी हुई रेखा किस में होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। और जब आपका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, तो जो आपका ग्राफ वाला जो लाइन होगा पैरेलल टू क्या होगा, आपका समय का होगा। ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेग और समय का जो ग्राफ है, और हमें क्या देता है, तो एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है। यहाँ एक कंसेप्ट आपका और दिया हुआ है कि जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेग और समय का जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, उसका अगर हम लोग इस टाइप से अगर ग्राफ निकालें, जैसे ये समय है और ये वेलोसिटी है, इसका बीच का अगर हम लोग ग्राफ निकालते हो, तो ये जो ग्राफ है हमें डायरेक्ट याद रखना, इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया है कि वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का त्वरण देता है, जो मैंने अभी बताया। दूसरा, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल तय की गई दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग और समय का जो ग्राफ है, ठीक है, उसका जो नीचे वाला जो ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल तय की गई दूरी या विस्थापन को दिखाता है। तो याद रखिएगा, जो तय किया गया दूरी है, ठीक है, किसमें, वेग और समय वाला ग्राफ में जो तय किया गया दूरी है, निचला जो ग्राफ है, वो हमें क्या दिखाता है, याद रखिएगा अच्छे से, वो विस्थापन या दूरी को दिखाते हैं। डायरेक्ट दिमाग में डाल लो ये, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद बुक में दिया हुआ है आपका गति के 3 नियम, ठीक है। गति का जो 3 नियम है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का आपको 3 दिया हुआ है। देखो, जैसे कि मान लो कोई भी एक यहाँ है, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक बॉडी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, कोई हम लोग ने बॉडी ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से गिराया जाता है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है, और ये आपका क्या है, यहाँ ये आपका ये, तो ये जो है ये मतलब पहला वेलोसिटी ऊपर आपने यहाँ पकड़ के रखा है, तो
तो इसको बोलेंगे जो पहला वेलोसिटी था, ठीक है। यहाँ अभी पहला वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल u इक्वल टू 0 हो गया, और ये जो इसको हिट किया, जो ग्राउंड पे जो हिट किया जिस वेलोसिटी से, उसको हम लोग लिखते हैं v, वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग s लेते हैं। तो वही चीज़ है, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी, ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन और ये है आपका टाइम। तो याद रखिएगा वेग और समय का जो पहला जो आपका इक्वेशन है वो किसके बीच में रिलेशन देता है, तो वेग और समय, वेलोसिटी और टाइम के बीच में देता है। ये याद रखना, ये सब पे आपका न्यूमेरिकल आएगा जो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा जो इसका इक्वेशन होता है ये होता है डिस्टेंस। मान लो यहाँ से यहाँ का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से आपने बॉल गिराया था जो फाइनली यहाँ जाके गिरा, तो s इक्वल टू होता है यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो बताता है समय और आपका दूरी के बीच में रिलेशन बताता है। समय हो गया आपका ये टाइम और दूरी हो गया आपका ये s, ये वाला s यहाँ से यहाँ तक। तीसरा जो है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये किसके बीच में बताता है, तो वेग और स्थिति के बीच में आपका रिलेशन बताता है। वेग हो गया आपका ये और स्थिति, ये तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। बाकी नीचे लिखा हुआ है। तो ये तीन इक्वेशन आपका बुक में दिया हुआ है। इसके बाद एक है, देखो जो गति जो है बहुत तरीके का गति हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग सीधा चलते हैं तो इसको, जैसे कि कोई गति कर रहा है ऐसे सीधा सीधा कर रहा है, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सीधा लाइन पे चल रहा है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर गति बोलते हैं। एक होता है आपका मान लो सर्कुलर, वृत्त पाथ पे आपका घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसमें सर्कुलर मोशन से दरोगा में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो मान लो कि कोई, अगर आप एक आपने इस तरीके से आपने रस्सी में, ठीक है, एक कोई आपने स्टोन बांधा है, पत्थर बांधा, उसको इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, इस तरीके से। तो हमेशा याद रखना जो भी ये जो एक समान मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्वरित गति भी बोलते हैं, एक्सेलरेटेड। मतलब अगर आपको पूछा जाएगा क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्त गति, मैं अभी समझाऊंगा, को हम लोग त्वरित गति भी बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर आप किसी चीज को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, एक समान मोशन से घुमा रहे हो, एक समान गति से ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, पत्थर बांध के, याद रखना उसमें स्पीड सेम हो सकता है बट वेलोसिटी अलग अलग होगा। अब बोलेगे सर वो कैसे, देखो अगर आपने इस तरीके से घुमाया, ऐसे ऐसे करके कोई चीज घुमा रहे हो, ठीक है, आप बीच में हो, ठीक है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। अगर इस पॉइंट पे देखते हो, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी इधर होगा। इस पॉइंट पे देखते हो, इसका अगर मान लो इस तरीके से अगर आप घुमा रहे हो, इस तरीके से अगर घुमा रहे हो, तो जहां छोड़ोगे, यहाँ अगर छोड़ दोगे इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे इधर चला जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे इधर चला जाएगा। मतलब एक चीज आप देख रहे हो कि जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में, वृत्त आपके पाथ में है, तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई भी चीज अगर वृत्तकार पथ में वो घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, उसका वेग चेंज होते रहेगा। अगर वेग चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है उसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे होता है, वेग से होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वृत्तकार पथ पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड सेम हो सकता है क्योंकि स्पीड में हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो एक स्पीड से घुमा रहा है, तो जैसे वो एक स्पीड से घुमा रहा है पर डायरेक्शन हर जगह चेंज हो सकता है। तो याद रखिएगा कोई भी अगर चीज वृत्तकार में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो वहां स्पीड कांस्टेंट उसका हो सकता है, उसका चाल वहां कांस्टेंट हो सकता है, बट वेलोसिटी, वेग जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो वेग अगर कांस्टेंट नहीं है, वेग में अगर चेंज आ रहा है तो वहां क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि एक समान वृत्त गति में अगर कोई चीज घूम रहा है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। तो यही क्वेश्चंस आपका दरोगा में पूछा गया था, ठीक है, जो हमने बहुत अच्छे से करवाया। और याद रखिएगा कोई भी अगर कोई चीज वृत्तकार में घूमता है तो क्यों घूमता है, जैसे कि मून है,
जो हमारा चंद्रमा है वो आपका अर्थ का चारों ओर घूमता है, या अर्थ जो है आपका सन का चारों ओर घूमता है। तो क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण के वजह से, और गुरुत्वाकर्षण के वजह से एक बल प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये बॉल इधर इधर घूम रहा है, ठीक है, ये बॉल इधर उधर घूम रहा है, तो क्यों घूम पा रहा है? या सूर्य जो है आपका, सूर्य के चारों ओर अर्थ क्यों चक्कर लगा पा रहा है, या जो चंद्रमा अर्थ के चारों ओर क्यों चक्कर लगा पा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल क्यों प्रोड्यूस होता है? आपका अर्थ अगर सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, या मून आप क्या किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों चक्कर लगाता है, तो ये आपका ग्रेविटेशन के कारण। ये हम पढ़ाएंगे आगे ग्रेविटेशन में कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। तो ये अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई चीज वृत्ताकार में घूमता है तो अंदर जो एक फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ठीक एक बाहर भी फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्स क्या करता है? बैलेंस करके रखता है, जिसके कारण से कोई चीज वृत्ताकार में घूम पाता है। इसीलिए जो मौत का जो कुआं होता है आप देखते हो, उसमें फोर्स जो है बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर्ली वो घूम पाता है। एक बाहर तरफ फोर्स लगता है, एक अंदर तरफ फोर्स लगता है, और वो इजिली स्पीड में क्या करता है? वो चला पाता है। तो ये चीज आपको समझना है। चाल का अगर इसमें हम लोग सूत्र देखते हैं, देखो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, नियत चाल कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसमें एक समान वृत्त गति कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि कोई भी एक वृत्तपात में, ठीक है, एक समान मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर वो चल रहा है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद रखिएगा आपका वेलोसिटी चेंज होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, या उसको हम लोग त्वरित गति भी बोलते हैं। चाल का सूत्र क्या होगा? तो पूरा इसने जो ट्रेवल किया 2πr परिधि डिवाइडेड बाय टाइम। आर क्या है? रेडियस है, टी यहाँ टाइम है, ठीक है। यही चीज आपको समझाना है यहाँ, यही चीज यहाँ बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि धागे से बंधा जो आपका, देखो ये 2-3 चीज यहाँ पूछा गया था कि जब भी कोई वृत्ताकार में घूमता है तो उसमें क्या चेंज होते रहता है? वेलोसिटी चेंज होते रहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि जो अगर जिस ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, और जहां हम उस रस्सी को छोड़ देते हैं हाथ से, ठीक है, तो वो जो आपका वृत्तकार है, ठीक है, उस पर वो कैसा रेखा बनाएगा? तो टेंजेंशियल बनाएगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। यहां अगर आपने छोड़ दिया तो इधर चल जाएगा वो पत्थर, यहां अगर आपने छोड़ दिया तो इधर, तो यहां इस पे क्या बनाएगा? तो ये टेंजेंट बनाता है। तो ये भी आपका पूछा गया था। देखिए यदि घूमते समय धागा अचानक से टूट जाए तो जो पत्थर वृत्त स्पर्श, ठीक है, रेखा टेंजेंशियल की दिशा में सीधा निकल जाता है, तो उस पर टेंजेंट बना के निकल जाएगा। ये सर्कुलर पाथ है, इसमें टेंजेंट बना के निकल जाएगा, याद रखिएगा। कोर इनसाइड है, देखिए यद्यपि चाल स्थिर कांस्टेंट है, लेकिन वृत्तकार पथ पे, ठीक है, वृत्तकार जो पथ है उसमें चाल तो कांस्टेंट है, ठीक है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर इसके हर एक बिंदु पे जो मैंने पीछे आपको समझाया था, ठीक है, हर एक बिंदु पर दिशा बदल रहा है, और अगर दिशा बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, और अगर वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सेलरेशन का, त्वरण का डेवलपमेंट वहां देखा जाएगा। तो वृत्तकार जो भी पथ होता है, इसमें मैंने जो जो आपको समझाया इसको दिमाग में रखिएगा कि कोई भी चीज अगर वृत्तकार में आपका घूम रहा है, ठीक है, तो हर पथ पे क्या होगा? वो स्पर्श रेखा बनाएगा। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसमें त्वरण जो है डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था इसका, ठीक है। बाकी आप ये रिवीजन के लिए, ठीक है, कि जो आपका कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि गति क्या है। तो गति क्या है? समय के साथ क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, उसका चेंज आ रहा है, पोजीशन में चेंज आ रहा है। समय के साथ अगर ऑब्जेक्ट में अगर चेंज आ रहा है, रेफरेंस को, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेते हुए, ठीक है, तो वो गति होता है। गति के बारे में मैंने बताया, विराम के बारे में बताया, और ये दोनों जो होता है सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। उसके बाद हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात किया। हमने बताया कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा, दैट मीन्स दूरी जो है हमेशा बड़ा होता है आपका विस्थापन के कंपेयर में, बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इसलिए डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसके बारे में हमने पूरा बात किया कि वो स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक है, इसको पूरा हमने समझाया, ठीक है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट ये जो है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट करके बताया। उसके बाद हमने आपको वेलोसिटी और आपका
स्पीड के बारे में मैंने आपको समझाया, इसके बारे में समझाया। उसके बाद इसके ग्राफ हमने देखा, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात किया, एक्सेलरेशन कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या बात किया, उसके बाद ग्राफ के बारे में बात किया, और उसके लास्ट में हमने आपको ये इक्वेशन के बारे में बताया, 3 इक्वेशन जो मोशन का है, और आपका सर्कुलर में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है। पूरा का पूरा यही कंसेप्ट था। इसको अगर आप अच्छे से समझ ले तो, और एक बार अच्छे से अगर आप पीडीएफ पढ़ ले तो ये बहुत अच्छे से एक्टिविटी आपका बताया हुआ है। क्लासेस आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं भी वहां ज्वाइन करते हो तो स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें। कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्लास था आपका गति के ऊपर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जरूर बताइएगा। और चैनल पे मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।